नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। जी अतुल जी, हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ी हुई हैं अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। बड़ी खबर में चर्चा की आज शुरुआत करते हैं मनीष जी के साथ, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। मनीष जी, आज सोशल मीडिया पे क्या है चर्चा में? कौन कर रहा है ट्रेंड और कौन हो रहा है ट्रोल? जी, सोशल मीडिया पे अभी जब बात चल रही है तो बिहार में सोशल मीडिया पे कोरोना बाढ़ की जो स्थिति है उस पर लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पे। अभी आज की एक खबर है कि एक पुल का अप्रोच रोड भी टूट गया है। उसके लिए भी विपक्ष लगातार चूंकि एक दो पुल और टूटे थे तो उस पर हमला विपक्ष ने नीतीश कुमार पे किया था। इसके अलावा नीतीश कुमार पर लगातार इस बात के लिए हमला हो रहा है कि ऐसी खराब स्थिति में बिहार में वो घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा क्यों नहीं रहे हैं। हालांकि तो सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर हमला किया है, उनको बोला है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने अपना एडमिशन इंटर में करवाया है तो उन्होंने व्यंग करते हुए बोला है, तेजस्वी यादव पर ट्वीट किया है कि तेजस्वी यादव को भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और उनको भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा देनी चाहिए ताकि पढ़े लिखे लोग आगे राजनीति में जाएंगे। इस तरह से व्यंग उन्होंने उस पर किया है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा जो है वो भी ट्विटर पे कई लोग उसको उठा रहे हैं, उस पर बात चल रही है। अभी सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने संजय राउत को नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने जो कुछ टिप्पणियां की थी उनके ऊपर, उनके शादी को लेकर, और एक कह के कि सुशांत राजपूत अपने पिताजी से नाराज चल रहे थे क्योंकि वो दूसरी शादी करने वाले थे। तो इसके लिए उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है और संजय राउत पे। इसके अलावा बिहार में बाढ़ की स्थिति है। 16-17 जिले बाढ़ के कारण डूबे हुए हैं। बाढ़ के कारण लाखों लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जिंदगी उनकी पटरी सामान्य रूप से नहीं चल रही है। इस पर भी विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पे हमला करते जा रहा है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे विधायक लोगों के बीच जाके मिल रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक कोई किसी से मिल नहीं रहा है। जी, इसी प्रकार जिस तरीके से मनीष जी ने बताया कि बिहार में अब एक तरीके से चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं और अब आरोप प्रत्यारोप लगातार करे जा रहे हैं, वार प्रतिवार किए जा रहे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो हैसियत है उसके पास 38 जिलों में 38 लोग नहीं है, 80 सीटों पे चुनाव लड़ने का क्या दम भर रही है। मतलब इस तरीके का उन्होंने किया है। और जेडीयू के प्रवक्ता रंजन यादव का कहना यह है कि जो बिहार में जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं वो 2005 तक जो अपना जो आरजेडी का जो शासन था उसमें देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या थी, और आज भी बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो देश में कई राज्यों से बेहतर है, ऐसा उनका कहना है। और इसी चुनावी राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ है और भीम आर्मी ने ऐलान किया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। उनके जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण, उन्होंने ये घोषणा की है। अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या भीम आर्मी जैसी किसी आर्मी की आवश्यकता बिहार की जनता को है, और अगर है या नहीं तो क्या प्रासंगिकता है इनके चुनाव लड़ने की? देखिए, वो वहां जा रहे हैं लेकिन वो वोट कटुआ भी साबित नहीं होंगे भीम आर्मी, क्योंकि बिहार में बिहारी चलते हैं और भीम आर्मी अगर दलित कार्ड खेलने के लिए वहां जा रही है तो ये जो कार्ड है वहां पे उस कदर जब बाहरी कोई आता है तो इतना नहीं चल पाता है जितना कि लोगों में एक तरह की भावना है कि हाँ वो चलते, क्योंकि उनके बीच में जो नेता रहते हैं बिहारी उन पर ट्रस्ट करके उन्हीं के साथ ही आगे बढ़ने में बिलीव रखते हैं।
तो जो वोट कटुआ की हम दलित हैं, दलित नाम पे वहां पे जाएंगे, और क्योंकि जनाधार तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो वहां पे कोई सीट लाएंगे, इससे तो बिल्कुल ही इनकार कर जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन कुछ पार्टियां वहां पे खड़ी होती हैं, कुछ कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो वोट कटुआ का काम करते हैं, वो बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स का वोट काटते हैं, वो भी नहीं प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में चलता वलता नहीं है, और बिहार में तो वैसे भी रावण के लिए कोई जगह होती नहीं। तो रावण के लिए वहां पे कोई जगह नहीं है, चंद्रशेखर को ये बात समझनी चाहिए। और वो अपनी जमीन जहां से तैयार कर रहे थे, वहां पे मजबूती तरीके से बनाते हुए अगर वो वहां पे खड़े हों, 2022 की तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रायल में वो बिहार जा रहे हैं, उनका मनोबल गिरा सकता है, और बिहार उनके लिए एक अभिशाप भी बन सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए काम करें, जो ऊर्जा उनके पास है उसको वहीं लगाए जहां पे उसका संचय हो सकता है, और उसका रिजल्ट आने की संभावना है। हालांकि मैं यूपी में भी मानती हूँ कि बीमार भी कुछ नहीं कर पाएगी, अगर उनको लगता है तो उन्होंने अपनी राजनीति वहां से शुरू की है, और वहीं पे उनको अपनी मजबूती के साथ अपने पिलर को खड़ा करना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस मंशा के साथ रावण बिहार के चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, और जो उन्होंने बिहार के लिए पदाधिकारी भी घोषित किए हैं, उसमें दलित तो हैं ही और मुसलमानों को भी उन्होंने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। एक खबर है रवि जी, जिस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आपका ध्यान चाहूंगा। बेंगलुरु में अभी कल ही की घटना है, एक दलित कांग्रेस के एमएलए के घर पर मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया। वजह सिर्फ इतनी थी कि एफबी पर, फेसबुक पर उनके किसी रिश्तेदार ने पैगंबर जी के लिए कोई टिप्पणी कर दी थी जो मुसलमानों को नागवार गुजरी। एक बड़े लंबे समय से भीम मीम इस तरीके से एक समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है देश भर में, और ये बताया जा रहा है कि अगर दलितों के कोई साथी हैं, दलितों के हक के लिए कोई मदद कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो उसमें मुसलमान और उनका एक अच्छा गठजोड़ बन सकता है। और अभी हमने देखा कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद कई सारी ऐसी टिप्पणियां फेसबुक पर और ट्विटर पर लोगों को देखने में आई। कुछ लोगों ने तो खुलेआम चेतावनी दी कि एक बार मस्जिद बन गई है तो फिर अब हमेशा मस्जिद रहेगी, अभी वक्त हमारा नहीं है, लेकिन जब हमारा वक्त आएगा तो फिर उसको मस्जिद बना देंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी हुई, और जो हम लोगों को ध्यान में आया कि बहुसंख्यक समाज ने इस पर फेसबुक की लड़ाई फेसबुक पे रखी, और अगर उसको लड़ना भी है तो उसे कोई कानूनी अगर कार्रवाई करने की बात करी तो की। ऐसे समय में जब दलित और मुसलमान का गठजोड़ की बात की जा रही है, दलितों को हिंदू समाज से काटकर अपने साथ मिलाने की तैयारी की जा रही है, उसमें ये इसे कह सकते हैं कि एक अच्छा तो नहीं, एक संयोग है कि वो दलित व्यक्ति है और वो कांग्रेस का एमएलए है। अगर कहीं कोई बीजेपी है, बीजेपी के किसी घटक दल का एमएलए होता तो क्या त्राही त्राही मचती, ये एक देखने की बात होती। तो ये जो दलित मुस्लिम का गठजोड़ है, क्या ये एक हवाबाजी है बेंगलुरु की घटना ये हमें बता रही है? देखिए अतुल जी, बहुत गंभीर मसला है। अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या ये हवाबाजी है, तो अगर ये हवाबाजी है तो हवाबाजी में अगर इतनी आगजनी, तोड़फोड़ और इतना सामाजिक वैमनस्यता का माहौल बनता है, तो अगर ये गंभीर प्रयास किए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितने गंभीर नतीजे भारतीय समाज के विघटन को लेकर इस तरह की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं वे पैदा कर सकती हैं। रही बात दलित मुस्लिम गठजोड़ की, तो मुझे लगता है कि सियासी स्तर पर और बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए प्रयास, या मैं कहूँ प्रयास तो एक सकारात्मक शब्द है, मैं कहूँ कि बाकायदा सामाजिक साजिश का ताना बाना बहुत लंबे अरसे से बुना जा रहा था, तो गलत नहीं होगा। बात जहाँ से अनीता ने छोड़ी थी, जहाँ से आपने बात छोड़ी थी अतुल जी, चंद्रशेखर रावण का बिल्कुल अनीता जी ने सही कहा कि यूपी में भी कोई जनाधार नहीं है। असल में बहुजन समाज पार्टी के जनाधार में सेंध लगाने का प्रयास उन्होंने बहुत मर्तबा किया है। यहाँ ये देखने वाली बात जरूर है कि यूपी में चुनाव लड़ना बहुत पूरे देश में अब बहुत खर्चीला है। अगर कोई बहुत छोटी सी सियासी पार्टी, बहुत छोटा सा सामाजिक संगठन ये कहता है कि वो बिहार जैसे बड़े सूबे में जहां 80 विधानसभा की सीटें हैं और वो वहां चुनाव लड़ेगा, तो जाहिर है कि अपने अकेले दम पर
रावण, भीम आर्मी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। सब जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा खर्च भी ना किया जाए, नामांकन की ही जमानत राशि की बात अगर की जाए तो 80 सीटों पर अगर उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, और फिर चुनाव प्रचार और बहुत सारे तामझाम आजकल करने पड़ते हैं। तो इसके पीछे कौन है, ये समझने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर रावण को बिहार में प्रोपेगेट कौन कर रहा है। क्या वो कांग्रेस है जो चाहती है कि वोट काटे जाएं, लेकिन जैसा अनीता ने कहा कि वो शायद वहां पर वोट कटुआ भी साबित नहीं हो पाएंगे। असल में अब ये बात बहुत ज्यादा विश्लेषण की है और समझने की है कि चंद्रशेखर जैसी जो विचारधाराएं हैं, और क्या वे विचारधाराएं हैं भी या नहीं है, या केवल एक सामाजिक विद्वेष का जो एक जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दो ही धाराएं समाज में बहती हैं। तो नकारात्मक जो धारा है उसको धार देने के लिए जो बहुत सारा एक समाज में नफरत पैदा करने वाला तबका है, क्या कौन सा तबका है जो उनको पैसे के दम पर बिहार में इस बार भेजने के लिए आमादा, ये समझने वाली बात होगी। जहां तक बेंगलुरु वाली जो घटना है, वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से 5 अगस्त के बाद से इस तरह के सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को बहुत बड़े पैमाने पर खरोंचने और उसको चोट पहुंचाने के जो काम है वो युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चल रही थी, उस समय लगभग क्या हर एक 100% जो पक्ष इससे जुड़े हुए थे, सभी पक्ष ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो हम मानेंगे इसको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में आया, और मंदिर के पक्ष में आने के बाद भी लोगों ने करीब करीब स्वागत किया। लेकिन जैसे ही ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूमि पूजन के लिए बुलावा भेजा और पीएमओ ने बुलावा स्वीकार किया, उसके बाद आप लगातार देखिए कि सोशल मीडिया पर और जो मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ने की राजनीति का दावा करने वाली जो नकारात्मक विचार वाली पार्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या और भी बहुत सारे छोटे मोटे इस तरह के संगठन या पार्टियां हों, वे लगातार सामाजिक सौहार्द को दरकाने के प्रयास में लगी हुई हैं। और ये फिर से हमें ये बताता है कि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका दुरुपयोग या सदुपयोग, तो ये हमें बताता है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले बहुत ज्यादा आक्रामक हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, और इसका सामाजिक रूप से सकारात्मक उपयोग करने वाले उतनी इंटेंसिटी के साथ इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो समाज का सकारात्मक तबका है, सहिष्णु तबका है, उसको सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा होना चाहिए और उसको लगातार अब इस तरफ सोचना चाहिए। एक बड़ी बात आपने कही है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाला तबका है, जो उसका नकारात्मक उसका दुरुपयोग कर रहा है, और जो सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं वो लोग कम हैं सोशल मीडिया पे इस समय दिखाई दे रहे हैं। एक और खबर है जिसका बारे में मैं आप दोनों से ही, पहले अनीता जी से थोड़ी सी टिप्पणी चाहूंगा और उसके बाद अगर आपको लगे उसमें कुछ ऐड करना है तो आप भी इसमें टिप्पणी करें। बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा, उन्होंने ये कहा है कि 15 अगस्त के बाद सीए एनआरसी के खिलाफ हम एक बार फिर से जनमत तैयार करेंगे और उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। बात वो कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी की यात्रा निकालने की अनुमति दी गई 500 लोगों को, ऐसे ही मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए, उसकी आड़ में वो ये कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग का जो एजिटेशन कोरोना के चलते उस समय तात्कालिक रूप से रोका गया था, इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और देश कोरोना से जूझ रहा है और तमाम विश्व में जो आर्थिक हालात बने उससे हमारा देश भी कहीं अछूता नहीं है। और ऐसे समय में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, हमें बेंगलुरु की एक छोटी सी घटना देखने को मिल गई है जिसके बड़े मायने हो सकते हैं। इसमें महमूद प्राचा का ये कहना कि हम सीए एनआरसी के खिलाफ एक बार फिर से संगठित होंगे, इसका बिहार में बिहार के मुसलमानों पर और बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अनीता जी एक टिप्पणी आपकी, समय कम है हमारे पास, तो उसके बाद रवि जी अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। देखिए, महमूद प्राचा
कांग्रेस के प्रॉक्सी महमूद के नया नेता बनने की वो कवायद कर रहे हैं और कट्टरपंथ की चरम सीमा को वो क्रॉस कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि शाहीन बाग के समय भी जो महमूद प्राचा की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भड़काऊ थे, जिसका नतीजा ईस्ट दिल्ली दंगा को हमने देखा। ईस्ट दिल्ली का दंगा लोग कई नामों को उसमें ले रहे हैं, लेकिन मैं महमूद प्राचा को मानती हूँ। महमूद प्राचा शाहीन बाग में बैठ के ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे और इसी तरह की दलीलें दे रहे थे कि वो किसी भी कौम के अंदर की भावना को भड़का सकता था और वो किसी भी रूप में तब्दील हो सकता था, और जिसका अंजाम हमने ईस्ट दिल्ली के दंगे को देखा। महमूद प्राचा अलीगढ़ से इस शाहीन सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट को की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस वक्त में करने जा रहे हैं जब बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है और महमूद प्राचा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने माध्यम से, अपने आप को लीडर साबित करते हुए एक कांग्रेस के प्रॉक्सी बनके, कि इस देश में जो मुसलमान वर्ग है, जो अल्पसंख्यक, हम तो संख्यक कहेंगे क्योंकि अब जनसंख्या के लिहाज से अगर देखें तो हिंदू और मुसलमान लगभग एक बराबर में आ गए हैं, क्योंकि सिख भी एक समुदाय भी एक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है और ईसाई भी। तो ऐसे में महमूद प्राचा उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है और उसको किसी भी चीज की परमिशन नहीं दी जाती है। आपको बताते हैं मुहर्रम का जो प्रोटेस्ट निकलता है, तो तजिया निकलती है, उस तजिया में जिस तरह के की कवायद की जाती है, जो मुस्लिम समुदाय है अपने आप को कोड़े मारता है हुजूर के नवासे, पैगंबर के नवासे की याद में, और उसके बाद ये दुख का उनका माहौल होता है, जिसको अपनी संवेदनाएं वो व्यक्त करते हैं, कब्रिस्तान तक जाते हैं और ये पूरा तजिया वहां तक जाता है। लेकिन उस दौरान जिस तरह की एक्टिविटी होती है, अगर वो पूरे 500 लोगों के साथ वो अगर जाता है और जिन हथियारों के साथ, जिस तरह की ब्लेड के साथ वो जाते हैं और अपने ही बॉडी पे कोड़े मारते रहते हैं, अगर वहां पे जरा सी भी कुछ ऐसी बात होती है, कुछ भड़क जाता है, भावनाएं भड़क जाती है, क्योंकि अलीगढ़ की अगर बात करें तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे जो जनसंख्या है दोनों वर्गों की वो लगभग बराबर के है। तो अगर भावना भड़कती है तो कहीं ना कहीं वो दंगे में तब्दील होता है, फिर मुसलमान को बेचारा बनाने की कोशिश की जाएगी। तो महमूद प्राचा को सीरियसली नहीं लेना चाहिए और उसके इस कवायद को सीरियसली लेते हुए यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को उस पर लगाम लगानी चाहिए। महमूद प्राचा के खिलाफ एक्शन जरूरी है, क्योंकि महमूद प्राचा लगातार अपने बयानों से जो जनता है उसकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करें, जो सौहार्द उसको खराब करना चाहते हैं, दो वर्गों को बांटने की पूरी कोशिश है। जी 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 रवि जी, अनीता जी ने एक पक्ष रखा, इसका बिहार के चुनावों को लेकर भी क्या कोई मायने निकल सकता है? क्योंकि मुसलमानों को बराबर भड़काने की कोशिश की जा रही है और उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। देखिए, सामाजिक तौर पर जो व्यवहार मुस्लिम बिरादरी का पिछले 1.5 दशक या 2 दशक में हम देखें, खासतौर पर चुनावी परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनको मुस्लिम समाज को अब 2-3 दशक पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा उनको उस तरह से भावनात्मक रूप से भड़का करके कोई वोट बैंक में तब्दील करने वाली स्थिति अब रह गई है। जिस तरह से मोदी सरकार ने 3 तलाक जैसे मामलों को बहुत हद तक बहुत सफलतापूर्वक सुलझाया है, तो अब वो स्थितियां नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों से जब बात होती है, उनकी जो तकरीरें, उनकी जो दलीलें सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, तो थोड़ा सा सकारात्मक संदेश दिमाग में जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्राचा जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जो सोच के स्तर पर बहुत ही खोखले लोग हैं, वे अपने इस तरह के नेगेटिव और कुत्सित प्रयास समाज को बांटने के हमेशा करते रहते हैं, करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इकबाल अंसारी के तौर पर एक मुस्लिम चेहरा भी याद रखना चाहिए, और ऐसे चेहरों की समाज में अब थोड़ी सी सक्रियता बढ़ रही है, तो एक बड़ी अच्छी बात है।
जहां तक प्राचा की बात है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। प्राचा या असदुद्दीन ओवैसी या इस तरह के लोग व्यक्तिगत स्तर पर अकेले चेहरे नहीं हैं। हम पश्चिम बंगाल सरकार का संस्थागत रूप में अगर चेहरा देखें तो पिछले 3 साल के दौरान, 3 या 4 साल के दौरान मुहर्रम के जुलूस के दिन प्रतिमा विसर्जन पर पश्चिम बंगाल सरकार ने रोक लगाई, और ये कहते हुए रोक लगाई बाकायदा कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल खराब हो सकता है, कि मुहर्रम का जुलूस एक तरफ निकल रहा होगा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो रहा होगा। लेकिन आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगना चाहिए, हमारे जितने साथी इस बहस में जुड़े हैं उनको, और जो श्रोता हैं उनको जान के ये बहुत अच्छा लगना चाहिए कि पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता जो हाईकोर्ट, वहां पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है, उसने दोनों बार ममता सरकार के इस आदेश को बुरी तरह से फटकार लगाई कि आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं भाई, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का अनुमति दीजिए मुहर्रम वाले दिन। और फिर अनुमति दी गई और हम सब ने देखा कि कोई भी नकारात्मक दुर्घटना, सामाजिक परिघटना, ऐसी दंगा, हिंसा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये पॉलिटिकल, सामाजिक स्तर पर मेरा कहना ये है कि सामाजिक स्तर पर ऐसा जो बहुसंख्य, किसी भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक या किसी भी समाज के जो बहुसंख्य लोग हैं वो नहीं चाहते इसको। खामखा मीडिया और जो पॉलिटिकल एजेंडा अपना सेट करने वाले लोग हैं, वे सेट करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक स्तर पर ये चीजें, ये खाई जो है, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी कम चौड़ी लगातार होती हुई नजर आती है। तो हमें यकीन रखना चाहिए, और साथ साथ मैं फिर से दोहराऊंगा आखिर में कि जो सकारात्मक लोग हैं उनको थोड़ा सा अपनी सक्रियता सामाजिक माहौल को सही करते रहने के लिए निभाती रहनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, एक सकारात्मक सोच ही इस देश के लिए, जनता के लिए, हमारे लिए प्रभावी साबित हो सकती है, और हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी उपयोगी हो सकती है। बिहार अपडेट में फिलहाल आज इतना ही। आप भी हमसे संपर्क करें। आपको भी अगर अपनी कोई बात कहनी है, अपनी राय रखनी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर, और आप हमें हमारे गूगल प्ले स्टोर से भी हमें डाउनलोड कर उसके माध्यम से भी, हमारी ऐप के माध्यम से भी हम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए मैं आभारी हूँ। रवि जी, आपका आभार प्रकट करता हूँ। वनीता जी, आपका आभार प्रकट करता हूँ। मनीष जी, आपका आभार प्रकट करता हूँ। बिहार अपडेट में फिलहाल आज इतना ही। धन्यवाद।